हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और आज हम जानेंगे चैप्टर 2 का पाठ परिचय यानी कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन बताने की जरूरत क्या है, सीधे मुद्दे पे आओ। तो भाई जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। क्यों भाई? मुद्दे पे आने के पहले मुद्दे के विषय क्या हैं वो तो पता चल जाए, सीधी सी बात है। यानी कि ये जो चैप्टर का टाइटल है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं, कौन कौन सी चीजें हमें सीखनी है, क्या टॉपिक इससे रिलेटेड होते हैं, कौन सी बातें इससे संबंधित होती हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे। ऑलराइट, समझ में आ गई बात। और जब आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, टॉपिक को जान लेते हैं पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले, तो आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाता है कि इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है। आप कनेक्ट कर पाते हैं उस चैप्टर के हर एक टॉपिक को उस चैप्टर के टाइटल से। और जब आप चैप्टर को पूरा पढ़ना शुरू करते हैं तब ध्यान आता है, हाँ भाई ये चीज हमने देखी थी, इंट्रोडक्शन में देखी थी। यानी कि पुरानी चीजें आपको याद आती हैं, नई चीजों से आप उनको कनेक्ट कर पाते हैं। ऑलराइट, तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। यानी कि 5 स्टेट के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और आज के सेशन को लाइक और शेयर। ऑलराइट, और हाँ भाई, अगर आपको ई बुक्स, नोट्स भी चाहिए तो वो भी है हमारे पास। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जल्दी से आपको एक लिंक पर क्लिक करना है, वहां से सारी जानकारी नोट्स और ई बुक्स के बारे में भी पता चल जाएगी। ऑलराइट, चलिए तो देखें पाठ परिचय, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसके बारे में तो हम पिछले चैप्टर में जान ही चुके हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, आर्थिक विकास कैसे क्या होता है, ये सब चीजें हमने जानी। अब लेकिन जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडिया की इकोनॉमी है, उसको कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया है? तो भारत की इकोनॉमी की हम बात करें, भारत की इकोनॉमी को 3 क्षेत्रों में, 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो? तो देखें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ऑलराइट, कितने क्षेत्र हैं भारत की इकोनॉमी के? 3 क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, फिर है द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, और फिर है तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर। ऑलराइट, क्लियर है कहानी यहां तक की? अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी बातें आती हैं, दूसरे में क्या आता है, तीसरे क्षेत्र में क्या आता है, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था को जो 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है उनमें कौन कौन सी बातें आती हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें ऐड हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। यानी कि किस क्षेत्र में क्या काम होता है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो कृषि कार्य होता है, कृषि आता है, पशुपालन आता है, ठीक है, यानी कि जो जमीन और पानी से जुड़े हुए काम होते हैं वो किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में जब हम कृषि और पशुपालन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान कहां जाता है? जल्दी से बताओ, गांव की तरफ जाता है या शहरों की तरफ जाता है? गांव की तरफ जाता है ना, ठीक है। तो जी हाँ, बिल्कुल प्राथमिक क्षेत्र यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की इसमें हम बात करने वाले हैं, क्योंकि गांव जो है जमीन और जल से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनकी सारी गतिविधियां जमीन और जल में ही होती हैं। ऑलराइट, फिर द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें आता है क्या? इसको हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, यानी कि उद्योग संबंधी कार्य जो है, विनिर्माण संबंधी जो कार्य होते हैं वो किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। क्लियर है कहानी?
अब द्वितीयक क्षेत्र में काम कैसे होता है? प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल प्राप्त होता है, प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पाद होता है, उसी को लेके उद्योगों में काम किया जाता है और रॉ मटेरियल को एक नए प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है, जो किसका काम होता है? द्वितीयक क्षेत्र का। यानी कि द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड है कि नहीं? बिल्कुल है। फिर बात करें तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है? इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब सेवा क्षेत्र, सेवा, कौन कौन सी सेवाएं, ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो इसमें आती हैं, तो देख लेते हैं। इसमें होता है भाई साहब, जैसे कि अपन बात करें परिवहन, ऑलराइट, बैंकिंग, संचार, ये सब काम किस में आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। ऑलराइट, क्लियर हो रही है यहां तक की कहानी? बढ़ा जाए आगे फिर। अब तीनों क्षेत्रों की भाई साहब हम तुलना भी करेंगे। कैसे करेंगे? तीनों क्षेत्रों के बारे में जान तो लिया कि किस क्षेत्र में क्या क्या काम होता है, ठीक है। अब तीनों क्षेत्रों की हमें तुलना करनी है कि तीनों क्षेत्र एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ठीक है। तीनों क्षेत्र हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान देते हैं, कौन सा क्षेत्र ज्यादा योगदान देता है, कौन सा क्षेत्र कम योगदान देता है, ठीक है। ऊपर नीचे की स्थिति पता करेंगे। उसके बाद भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, इनको बहुत ही डिटेल में हम जानने वाले हैं इस तरीके से। फिर संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। जी हाँ, अब वैसे तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, लेकिन अब इनका विभाजन, तीनों क्षेत्रों का विभाजन कैसे किया गया है? संगठित और असंगठित। अब संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं? संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, कोई बता सकता है? देखो भाई, संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्ति जो काम करता है वो एक फिक्स तरीके से करता है, यानी कि उसके रोजगार पर कोई भी हानि नहीं होती है, रोजगार में कोई भी घाटा नहीं होता है, वो लंबे समय तक उस क्षेत्र में काम कर सकता है, ठीक है। और उसको पर्याप्त सुविधाएं भी दी जाती हैं उस काम में, उस क्षेत्र में काम करने की, ठीक है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी नौकरी स्थायी नहीं होती है, कभी भी उनको काम से निकाल दिया जा सकता है और वे तमाम सुविधाएं भी नहीं मिलती जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को मिलती हैं, ठीक है। तो इनको डिटेल में जानेंगे, इसमें क्या अंतर हो सकते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र में, उसको भी हम जानेंगे। उसके बाद बारी आती है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 2 और प्रकारों में बांटा गया है, स्वामित्व आधारित क्षेत्रक और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। यानी स्वामित्व के आधार पर 2 क्षेत्रों में, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा है निजी क्षेत्र। स्वामित्व यानी कि अधिकार, स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार, ठीक है। तो अधिकार के आधार पर क्षेत्रों के विभाजन की हम बात करें तो यहां पर भी हमें 2 बातें मिलती हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में और एक निजी क्षेत्र के रूप में। सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट की बात हो रही है और निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बांटा गया है अधिकार के आधार पर क्षेत्रों को। अब सरकारी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी कि सरकार आपको काम देगी, इस क्षेत्र पर किसका अधिकार होगा? उस देश की गवर्नमेंट का अधिकार होगा, उस देश की सरकार का अधिकार होगा। लेकिन जब हम निजी क्षेत्र की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, तो क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो किसका अधिकार होगा? निजी क्षेत्र का अधिकार होगा, प्राइवेट क्षेत्र का अधिकार होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करें तो इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। अब इनके अंदर कैसे कैसे काम होता है, ठीक है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर की डिटेल में जानेंगे। और हर एक टॉपिक का आपको, ये जो टॉपिक दिख रहे हैं आपको, हर एक टॉपिक का छोटा छोटा वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है। ये तो पैटर्न हो गया इस चैप्टर को पढ़ने का कि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किस तरीके से होने वाला है। चैप्टर जैसे ही खत्म होता है, ठीक है, जैसे ही जो आपकी अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th की सोशल साइंस की, उसका चैप्टर नंबर 2 खत्म होगा, उसके बाद क्या आता है? खत्म होने के जस्ट दूसरे पेज पर क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आते प्रश्नावली, जिसको हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के फॉर्मेट में। ऑलराइट, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, काफी सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जितने आपके क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 2 में सारे सॉल्व कराए जाएंगे। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जी हाँ, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 30 एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। उसके बाद कराए जाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर,
क्या कराए जाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब आप कहेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इतने सारे हैं, उनको कर लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कर लिया, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और खूब सारे बचते भी हैं। कैसे भाई? एनसीईआरटी सॉल्यूशन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अलावा भी कोई क्वेश्चन बच सकता है, बच सकता है। यानी कि जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक में आपके एनसीईआरटी में जितने भी पैराग्राफ हैं, हर एक पैराग्राफ से क्वेश्चन को खींच के लाया जाएगा, चाहे वो छोटा क्वेश्चन बने यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, और उसका बड़ा आंसर को क्या कहते हैं? दीर्घ उत्तरीय, यानी कि वेरी शॉर्ट या लॉन्ग आंसर बनता है। हर एक टॉपिक से जिस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, हर एक पैराग्राफ से, ठीक है, वो क्वेश्चन आप तक पहुंचाया जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट रहता है तो देख लेते हैं इसको भी। इसको हम करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में। ऑलराइट, तो इस तरीके से करेंगे। लगभग 10 अति लघु उत्तरीय हम करेंगे, 5 लघु उत्तरीय और 5 दीर्घ उत्तरीय, ऐसे टोटल 20 MIQ यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? तो ये रहा इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा पैटर्न, और इसी पैटर्न के आधार पर हर एक चैप्टर एनसीईआरटी का आपको पढ़ाया जाता है। ऑलराइट, यानी कि हर एक चैप्टर को एकदम घोट घोट के आपको पिला दिया जाता है कि भाई याद कैसे नहीं होगा, चीजें कैसे समझ में नहीं आएंगी, हर तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट अगर आपको पसंद आया हो तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम ये पैटर्न मुझे बहुत पसंद आया और मैं अब आगे से हर एक वीडियो को देखूंगा, हर एक सेशन को ज्वाइन करूंगा। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने जान लिया और मिलते हैं जल्दी ही इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 1 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप उसे तुरंत ज्वाइन कर पाए। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स रीनोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। जी हाँ, यानी कि हमारे किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें एकदम निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।